नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान आज आप लोगों के सामने संविधान का एक अगला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह संविधान के भाग 4 से लिया गया है। संविधान के भाग 4 से लिया गया है और यह अनुच्छेद 36 से लेकर करके 51 तक इसका वर्णन मिलता है। यानी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर करके अनुच्छेद 51 तक यह राज्य के निदेशक जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है इसका वर्णन मिलता है। और यह जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है यह कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लेकर करके हम लोग अपने संविधान में समाहित किए हैं। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट मेंशन किया हूँ, इस पॉइंट को क्रम से हम लोग देखेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। पढ़ाने के लिए तो YouTube पर ढेर सारे चैनल है, ढेर सारे हमसे ज्यादा ज्ञानवान टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो चीजें पढ़ें, देखें, समझे उसे एक बार या 2 बार वीडियो देखते देखते याद हो जाना चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को 2 बार देख लें तो आपको यह निश्चित याद हो जाएगा, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए चालू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हम पहला पॉइंट मेंशन किए हैं कि यह जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर करके 51 तक वर्णित है। ठीक है, और यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, और इसमें दूसरी बात जो है यह है कि यह सामाजिक, आर्थिक व लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। यह जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है यह सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है अथवा सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र या न्याय का प्रतीक माना जाता है। कौन? जो हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व है। अच्छा, इसे डीपीएसपी भी कुछ लोग कहते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी लोग इसे जानते हैं, पढ़ते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो यह जो हमारा राज्य के, यहाँ राज्य से तात्पर्य सरकार रहेगा। राज्य से तात्पर्य क्या है? सरकार। राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात सरकार के नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ कह रहा है कि यह सामाजिक, आर्थिक व लोकतंत्र या न्याय का प्रतीक माना जाता है। और यह जो हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व है इसके जो प्रावधान है इसे हम बाध्यकारी नहीं कर सकते हैं, राज्य को बाध्य नहीं कर सकते हैं इन सारे नियमों को फॉलो करने के लिए। अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व में जितने भी प्रावधान है, जितने भी नियम है उसे फॉलो करने के लिए हम राज्य को अथवा सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह हो गया, यह बाध्यकारी नहीं है। लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा। अर्थात जब सरकार नीतियां बनाएंगी, पॉलिसी जब बनाएंगी जनता के लिए, तो इन राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो प्रावधान है उसे ध्यान में रखकर बनाएगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? डीपीएसपी को संविधान में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम बता रहे हैं आपको, उस समय संविधान सभा में, जैसा कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव जी थे। कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव जी थे। तो डॉक्टर बी.एन. राव जी कहें कि भाई मौलिक अधिकार 2 होना चाहिए। बी.एन. राव जी कहें कि मौलिक अधिकार कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एक मौलिक अधिकार ऐसा रहे जिसे कि आप क्या करें, न्यायालय में चुनौती दे सके, जिसमें कुछ परिवर्तन कर सके। और एक ऐसा मौलिक अधिकार होना चाहिए जिसे न्यायालय में चुनौती न दिया जा सके। हालांकि संविधान सभा के लोगों ने इनकी बातों को गौर किया, इससे अमल में लाए। लेकिन जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है उस मौलिक अधिकार से इसे अलग रखा गया कि ठीक है, बी.एन. राव जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं,
इनके अनुसार ठीक है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार का नाम न देकर करके इसे राज्य के नीति निदेशक तत्व का नाम दिया गया। और बाकी सारी चीजें वही थी कि यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, यह सरकार जैसे जैसे उसका सरकार की सामर्थ्य बढ़ेगी, इसके जो नियम है जनता के लिए वो फॉलो करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें होती रही। तो यहाँ हम एक टॉपिक दे दिए थे कि संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान में इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि यदि एक ऐसा नियम रहेगा या ऐसा प्रावधान रहेगा, दो मौलिक अधिकार रहेंगे, तो एक परिवर्तनशील रहेगा, एक अपरिवर्तनशील रहेगा। जो परिवर्तनशील रहेगा उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जो अपरिवर्तनशील रहेगा उसका मूल्यांकन जनता करेगी, सरकार का, राज्य का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और इसके उद्देश्य क्या थे, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य था इसका, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी का जो एम था, उद्देश्य था, वह यह था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अच्छा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से क्या तात्पर्य है कि राज्य एक ऐसे समाज को क्रिएट करे, एक ऐसा समाज स्थापित करे जिसमें उस समाज के सभी लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। जितनी आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, जनता की, उन सबकी आवश्यकताओं को मैक्सिमम पूरा करने का प्रयास किया जा सके, वही लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो कि यहाँ पर हम दिए हैं। और दूसरा है कि समाज में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना किया जा सके इस राज्य के नीति निदेशक तत्व के माध्यम से। तो दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? पहला उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा उद्देश्य आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे? राज्य के नीति निदेशक तत्व को डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। यह संविधान के भाग 4 से लिया गया, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है ना? अच्छा, यह आयरलैंड से लिया गया है और यह सामाजिक, आर्थिक व लोकतंत्र न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें, अब इसके संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? डॉक्टर बी एन राव का नाम याद रखेंगे तो आवश्यकता समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ही इसे रखने की बात कही। फिर उसके बाद महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो कुछ आलोचक कहते हैं कि महात्मा गांधी न तो संविधान सभा में थे, ना तो उसमें कुछ उनका रोल था। ऐसा गलत है। महात्मा गांधी संविधान सभा में थे या नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव संविधान पर पड़ा है। यानी यह राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह गांधीवादी विचारधारा से भी ओतप्रोत है। जब हम ये अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल है जो कि गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित है। तो यह जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, यह कितने विचारधाराओं से प्रेरित है? गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित है, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। और अच्छा, इसकी आलोचना क्या है? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये संविधान सभा के जो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इस भाग को, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अच्छा, न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दिया जा सकता? न्यायालय में चुनौती इसलिए नहीं दिया जा सकता कि संविधान सभा के लोगों ने कहा कि इस भाग को ऐसे छोड़ दिया जाए, ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो ये समझ में आएगा, इसका मूल्यांकन जनता करेगी। जनता मूल्यांकन कर करके बताएगी कि राज्य या सरकार के कार्य कैसे हैं, और मूल्यांकन कर करके जनता क्या करेगी? वोट के माध्यम से सरकार को सबक सिखाएगी। अगर सरकार सही से काम करती है तो जनता क्या करेगी? उसे प्रोत्साहित करेगी। और यदि सरकार सही काम नहीं करती है तो जनता उसे दंडित भी वोटों के माध्यम से करेगी। इसीलिए इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया गया, जनता के ऊपर छोड़ दिया गया कि जनता इसका मूल्यांकन कर करके सरकार को फीडबैक देगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यह जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यह हमारा
अनुच्छेद 36 से लेकर करके 51 के बीच में वर्णित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये 36 और 36 से 51 के बीच में क्या है। क्रम से हम लोग रिवीजन करेंगे, जैसे करते हैं वैसे करते आएंगे और हो जाएगा हमारा याद। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 जो है, केवल की पॉइंट याद रखेंगे। अनुच्छेद 36 यह कहता है कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यानी अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया कि यह राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अच्छा, जो अनुच्छेद 13 है, जो कि मौलिक अधिकार में आता है, अनुच्छेद 13 भी क्या करता है, वह राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 13 का कार्य है वही अनुच्छेद हमारे 36 का भी कार्य है। अनुच्छेद 13 भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 36 भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। और 37 में क्या है, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि यह बाध्यकारी नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बता दिए कि राज्य का नीति निदेशक तत्व यह बाध्यकारी नहीं है, इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसके नियम कानून को फॉलो कराने के लिए आप सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन सरकार नीति बनाते समय इसका ध्यान अवश्य रखे। अब उसके बाद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 यह कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातों को ध्यान में रखकर चले। यानी यह जो हमारा डीपीएसपी है, इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रतीक बनना चाहिए इस भाग को। ठीक है, 39 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 39 में 6 पार्ट है। कितने भाग है और की पॉइंट को देख कर करके आप इसे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहला है 39 के पहले में कहा गया कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को सभी के आजीविका का प्रबंध राज्य करेगा। राज्य से तात्पर्य है सरकार, यानी राज्य सरकार प्रत्येक स्त्री पुरुष के आजीविका का प्रबंध करेगा, पहले में। दूसरे में है कि संसाधनों का वितरण एक समान होना चाहिए। 39 के सेकंड में कहा जाता है कि जो राज्य के पास जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है या आर्टिफिशियल रिसोर्सेस है, सभी रिसोर्सेस का वितरण प्रत्येक नागरिकों में एक समान होना चाहिए। तीसरा है इसका आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण न हो। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण से तात्पर्य है कि जो संसाधन, जो रिसोर्सेस, पैसे, धन के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है, उसे कोई एकत्रित न करे, वह व्यक्ति उतना ही ले जितनी उसकी आवश्यकता हो। जैसे प्राकृतिक संसाधन पानी हो जाएगा, तो पानी को आप स्टोर न करें, या और पैसे संबंधित जो भी सीएनजी गैसेस हो, सिलेंडर गैसेस हो, या ऐसे कोई भी सामान हो जिसे आप पैसे से स्टोर न करें, जिससे कि दूसरे व्यक्ति का अहित हो जाए। इसलिए आपको संसाधनों का वितरण एक समान करना चाहिए। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति पैसों के बल पर संसाधनों को इकट्ठा न करे जिससे कि अन्य लोगों को दिक्कत हो। पता चला जिसके पास पैसा है वो ढेर सारे सामान को खरीद कर रख लिया और गरीब वर्ग को मिला ही नहीं। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला यानी 39 के फोर्थ में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं कि महिला उसी काम को कर रही है तो उसे कम पैसे, पुरुष उसी काम को कर रहे हैं तो उससे ज्यादा पैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। पांचवा है आयु व स्वास्थ्य के अनुरूप ही कार्य कराएं। राज्य यह निर्धारित करें कि किसी व्यक्ति से जो कार्य करवा रहा है वह कार्य उसके स्वास्थ्य के अनुरूप है कि नहीं, वह उसके आयु के अनुरूप है कि नहीं, ये है। फिर छठा पॉइंट है बच्चों का शोषण न करें। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम पर न रखें। वैसे तो 14 साल से कम तक के बच्चों को आपको काम नहीं करवाना है, यानी बच्चों का किसी प्रकार से शोषण नहीं करना है। तो 39 आपका क्या कहता है, 39 में 6 पॉइंट, प्रत्येक स्त्री पुरुष के आजीविका का प्रबंध करें, संसाधनों का एक समान वितरण हो, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, आयु व स्वास्थ्य के अनुरूप ही कार्य कराएं, बच्चों का शोषण न करें। ये 39 है। अब 39A आता है। 39A यह है
39 ये कहता है कि राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता देना चाहिए। यानी राज्य कहता है, इस प्रावधान में कहा गया है कि राज्य को क्या करना है, प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता और निःशुल्क न्याय की प्रावधान करना चाहिए। अच्छा, इस निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता के संदर्भ में 1987 में एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिसे 1995 में स्थापित किया गया। यानी ये फ्री जो विधिक सहायता है, फ्री में जो न्याय दिलाने की बात है, इससे संबंधित 1987 में एक कानून बनाया गया, जिसे कि 1995 में इसे लागू किया गया। वह नियम था नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। अच्छा, ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, यह केंद्र के आधार पर है, यानी केंद्र के आधार पर है। और यही SLS नलसा सलसा डलसा यह आपका केंद्र के आधार पर हो गया। यह राज्य के आधार पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, यानी इसकी एक स्थापना की गई 1987 में। जो कानून बना, उस कानून के तहत इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया। इसके द्वारा ही जो 39A में निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता देने की बात गई है, इसी को क्रियान्वित करने के लिए, इस चीज को क्रियान्वित कराने के लिए 1987 में एक कानून बना, जो कि 1995 में लागू हुआ, जिसके द्वारा यह विभिन्न स्तर पर नियम बनाए गए। एक नलसा की स्थापना की गई, अधिनियम बनाया गया, केंद्र लेवल पर, स्टेट लेवल पर सलसा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके माध्यम से इन लोगों को निःशुल्क व न्यायिक विधिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। दोस्तों, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का टॉपिक आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका दूसरा पार्ट मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि अगर इसके आगे चल रहा हूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए इस चैप्टर के आप सेकंड वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहली बार वीडियो को देखिए, उसके की पॉइंट को नोट करते जाइए, फिर दूसरी बार वीडियो को देखिए और मनन करिए मन में। यानी पहले क्या किया गया है कि यह जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, यह संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे। बेसिक चीज याद कर लिए, बेसिक चीज में एक आध दो पॉइंट और याद कर लो कि यह बाध्यकारी नहीं है, राज्य नीतियां बनाते समय इसे ध्यान में रखेगा। अच्छा, अब संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, डॉक्टर BN राव वाली कहानी जोड़ देना। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य दोनों इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें मैक्सिमम लोगों को सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। ऐसे आप रिवीजन करते जाएंगे और नोट करते जाएंगे, या आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार मैं पुनः कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।